Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss the topic of rotational motion, the chapter rotational motion. In that chapter, I am going to discuss these two topics, center of mass and center of gravity and moment of inertia. Basically this video is for students who are going to appear for their entrances. ठीक है, तो ये वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो रोटेशनल मोशन चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंट्रेंस से पहले उनको एक क्विक रिकैप चाहिए, या फिर आपको थोड़ा लग रहा है कि शायद कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ट्रिक्स इस चैप्टर से मिस आउट हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. So starting with the first concept, center of mass and center of gravity. Now basically rotational motion में तो center of gravity से related कुछ चीज नहीं है, but there is some comparison कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी का जो साइज है वो ऐसा है कि मतलब इस लोकेशन में g का वैल्यू जितना है, ठीक है, इस लोकेशन में भी g का वैल्यू उतना ही है, यहाँ पे भी g का वैल्यू सेम है, g का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वैसे केसेस में इस बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास, सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सो दिस विल आल्सो बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस विल आल्सो बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, मतलब अगर g वेरी नहीं हो रहा है, g का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वैसे केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लोकेशन में होगा. ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है फॉर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर स्मॉल साइज. ठीक है, बट अगर एक सपोज कर लीजिए एक माउंटेन है, ठीक है, दिस इज माउंटेन, या सपोज कर लीजिए कि एक दिस इज टॉल बिल्डिंग. ओके, नाउ दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, वेरी हाई बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, या फिर एक ऊंचा माउंटेन है. तो इस केस में हमको पता है कि एज यू गो अपवर्ड द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. ठीक है, तो g का वैल्यू कहां ज्यादा होता है? g का वैल्यू नीचे ज्यादा होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डिक्रीजेस विद हाइट. ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे केसेस में g का वैल्यू ऊपर कम होगा, नीचे g का वैल्यू ज्यादा होगा. ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे है, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो नीचे होगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन नीचे होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स की इस रीजन में ज्यादा है. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेसिकली मतलब मेन फंडा क्या है कि सपोज कर लीजिए कि एक कोई रिजिड बॉडी, सपोज यहाँ पे ड्रॉ करो ये रिजिड बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टिकल है मास m1, ये पार्टिकल है मास m2 और ये पार्टिकल है मास m3. तो वैसे ही आपके पास n पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, तो हर पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे ऐड करेगा. m1g, दिस इज m3g, दिस इज m2g. तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स होंगे. ठीक है, तो ये जो जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि सबका जो फोर्स होगा वो तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगा, डायरेक्शन तो सेम होगा. ठीक है, तो ये जो जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स का अगर आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जिस पॉइंट से पास करेगा, सपोज इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो होगा ये m into g होगा, वेयर m is equal to m1 plus m2 plus m3. करेक्ट, तो ये जिस पॉइंट से पास होगा वो लोकेशन ही आपका सेंटर. सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो अगर आपका g का वैल्यू नीचे की तरफ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो ये फोर्स मैं मार्क कर रहा हूं, ये ज्यादातर फोर्स ऐसे होंगे जो फोर्स नीचे की तरफ है उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा हमको पता है कि रिजल्टेंट किस तरह होता है, जिस तरह फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी बिलो सेंटर ऑफ मास फॉर सच केसेस वेयर g, अब यहाँ पे ऑब्वियसली g तो ऊपर की तरफ डिक्रीज ही होगा ना. ठीक है, तो g जिस तरफ ज्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरफ रोटेट करेगा. ठीक है, बट अदरवाइज अगर ग्रेविटी g चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो वैसे केसेस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे विल लाई एट द सेम लोकेशन. ठीक है, सो ये हो गया एक कंपैरिजन बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कब सेम लोकेशन में होगा, कब अलग अलग लोकेशन में होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, मतलब सपोज कर लीजिए कि दिस इज your Cartesian coordinate system. This is the origin, this is x axis, this is y axis, this is
z एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक ये कोई रिजिड बॉडी है, उसके मास है m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ठीक है। m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया r1, m2 का पोजीशन वेक्टर हो गया r2, m3 का पोजीशन वेक्टर हो गया r3। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है RCM, पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाय, मतलब mn rn nth पार्टिकल के लिए डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ठीक है। तो अगर ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम मतलब इसमें मास यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, ऐसा है अलग अलग, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस मास, जैसे कि सपोज कर लीजिए डिस्क हो गया, रिंग हो गया, रॉड हो गया, तो उसमें आपको ये जो सम किया है ना, समेशन ऐड किया है, वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जैसे अगर ये जो RCM है, मतलब ये RCM में तीन चीजें घुसी हुई है, XCM, YCM, ZCM, ठीक है। मतलब RCM जो है वो XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ये है, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, XCM, अगर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो XCM इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। वैसे YCM क्या होगा, इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, ठीक है। और ZCM क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन z dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, ठीक है। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, और सेमी सर्कुलर रिंग का हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए बेसिकली देखिए, अगर आपको ये वैल्यूज एक टेबल बना लीजिए और उसमें आपको सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि एग्जाम में आपको डेरिवेशन तो आएगा नहीं, ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर एक बार जान लें, अगर आता है तो ठीक है, ठीक है, बट अगर नहीं आता है तो एक बार सीख लेने में अच्छा है, ठीक है। तो अगर हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब पोजीशन से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम बना, अब देखिए ये तो हाफ रिंग अगर है तो ये तो प्लेन में है, तो प्लेन में तो दिस इज 2 डायमेंशन, सो 2 डायमेंशंस आर एनफ टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो दिस इज सपोज दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका रिंग है, सच दैट जो ओरिजिन है वो रिंग के सेंटर में है, मतलब हाफ रिंग का सेंटर है ओरिजिन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया, छोटा एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये यहाँ पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब रेडियस तो रिंग का r है, और इस रिंग का मास मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। तो अगर रेडियस r है, ये थीटा है, तो ये जो छोटा एलिमेंट लिया है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो ये अगर r है, ये थीटा है, तो x कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, तो वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा, ठीक है। और इसका जो मास है वो है dm, इस छोटे एलिमेंट का, ये dm का वैल्यू कितना होगा, मास है m, तो इसका मतलब m by pi r is the mass per unit length। ये जो d थीटा एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ कितना है ab, और रेडियस कितना है, रेडियस है r, तो इसका मतलब आर्क लेंथ ab इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। अब यूनिट लेंथ का मास है m by pi r, m is the total mass, pi r is the length, तो m by pi r is the mass of unit length। तो यूनिट लेंथ का मास अगर m by pi r है, तो ये जो ab लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ
इंटू लेंथ, सो दैट इज आर इंटू डी थीटा। तो ये डीएम हो गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, दिस इज इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये जो थीटा है, थीटा ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर इस एंड में होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। और ये एलिमेंट अगर यहां पे होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई। तो मतलब यहां 0 से पाई, ठीक है। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्ससीएम का वैल्यू यहां पे आता है 0, ठीक है। और वाईसीएम ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 टू पाई वाई डीएम डिवाइड बाय 0 टू पाई डीएम, ठीक है। यहां पे जो ये वाई है, वाई मतलब ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। सिमिलरली यहां पे एक्स का वैल्यू क्या था, आर कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि आर कॉस थीटा है। कॉस थीटा को इंडिकेट करोगे तो क्या आएगा, साइन, साइन थीटा आएगा। साइन का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, साइन पाई 0, साइन 0 इज आल्सो 0, सो ये पूरा टर्म 0 नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको करके देखिएगा तो इसका वैल्यू पर आपका आता है ट्वाइस आर बाई पाई, ट्वाइस आर बाई पाई। मतलब कि हाफ रिंग जो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन क्या होगा, 0, ट्वाइस आर बाई पाई। मतलब इट इज अलोंग वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यहां से ट्वाइस आर बाई पाई डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है फॉर हाफ रिंग, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर ए कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। और ये आपका दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। जो ओरिजिन है वो इस डिस्क का सेंटर है, ठीक है। और ये जो डिस्क है इसका मास है m और रेडियस है r, ठीक है, रेडियस है r। अब क्या किया कि इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दिया है, यहाँ पे और एक डिस्क ऑफ सेम थिकनेस, ठीक है, सेम मटेरियल, बट उसका साइज छोटा है। तो इसका जो रेडियस है ये r/2 होगा, ये o डैश इस छोटे वाले डिस्क का सेंटर है, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन यू हैड ए सिंगल डिस्क, ओके, व्हेन यू हैड ए सिंगल डिस्क, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसके सेंटर में होगा, एट ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पे एक और डिस्क रखा है, उसके ऊपर रखा है, ठीक है। सो इस साइड आपके पास वेट बढ़ गया। छोटा एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि सपोज कर लीजिए एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 मास है, एक है m1, एक है m2, ठीक है। इसका पोजीशन है r1, इसका पोजीशन है r2, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सपोज कर लीजिए सिस्टम कुछ ऐसा है, ये मास है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, दिस इज r1, दिस इज r2, ठीक है। तो अब यहां पे m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ओरिजिन में। तो अगर ओरिजिन में है तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब r1 बाई r2 इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1। From this we conclude that this r is inversely proportional to m, करेक्ट। तो मास ज्यादा है तो इसका मतलब r का वैल्यू छोटा होगा, मतलब ये मास अगर बड़ा है, m2 अगर बड़ा है तो r2 छोटा होगा, r2 अगर छोटा होगा तो इसका मतलब जो सेंटर मास का लोकेशन होगा वो m2 के पास होगा। तो सेंटर मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर मास, ठीक है। तो यहां पे पहली चीज ये चीज की अगर ये डिस्क है, ठीक है, तो ये सिंगल डिस्क जब था तो सेंटर मास कहां पे होगा, सेट यहां पे,
इसके सेंटर में। बट इस डिस्क के ऊपर जब मैं और एक डिस्क रखूंगा तो वेट किस साइड बढ़ गया, इस साइड मास बढ़ चुका है, इस साइड वेट बढ़ चुका है, ठीक है। सो मास इधर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपका इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस को देख के आप ये जज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस साइड दिया हुआ है, राइट साइड दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो YCM है वो तो 0, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसमें कि YCM इक्वल टू 0 लिखा है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट उसमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि YCM इट मस्ट बी 0, क्योंकि ओरिजिन जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। क्यों, क्योंकि जो छोटा डिस्क रखा है उसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस भी था ना। अगर सेंटर ऑफ एक सिंगल डिस्क को मैं देखता, मतलब अगर बड़ा डिस्क नहीं है सिर्फ छोटा डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। सिर्फ बड़ा डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये तो अलोंग एक्स एक्सिस पे है, तो जो भी कुछ हो रहा है शिफ्टिंग हो रहा है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो YCM इज 0। तो अगर सिर्फ एक ऑप्शन है तो वहां पे अगेन आप चूज कर सकते हैं कि YCM जिसमें 0 है वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेस, ओके। अच्छा नाउ अब ये भी नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि नहीं आपको पूरा प्रोसेस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो XCM इक्वल टू क्या लिखेंगे, XCM इज इक्वल टू जो बड़ा डिस्क है उसका मास है m, उसका सेंटर मास कहां पे है, ओरिजिन में है। छोटा डिस्क जो है उसका हमको मास नहीं मालूम है, ठीक है। बस ये बोला है कि जो छोटा डिस्क और बड़ा डिस्क है आइडेंटिकल मटेरियल है, सेम थिकनेस है, ठीक है, उसका साइज हमको दिया हुआ है। अब जो बड़ा डिस्क है देखिए उसका जो रेडियस है r, तो मतलब पाई r स्क्वायर एरिया अगर है तो उसका मास है m, ठीक है। तो ये जो छोटा डिस्क है इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर बाई 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है। तो अगर पाई r स्क्वायर एरिया है, मास है m, तो अगर पाई r स्क्वायर बाई 4 होगा तो मास कितना होगा, मास m/4 होगा, करेक्ट। सो प्लस m/4, अब इसका सेंटर मास कहां पे था, यहां से ये जो डिस्टेंस है कितना होगा r/2, सो दिस इज r/2 प्लस m/4 टोटल मास। सो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज mr/8, नीचे कितना है डिवाइड बाई, सो दिस इज 4/5m, ठीक है। सो mm कैंसिल हो गया, सो दिस इज 2, दिस इज 4, सो दिस इज twice r/20, so that is equal to r/10। मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा XCM इज इक्वल टू r/10, मतलब यहां से r/10 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। YCM तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट होगा r/10। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कर लीजिए कि अब ये एक हैवी मास है, ये एक लाइटर मास है, ठीक है। तो हमको पता है कि अब इसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, इसको मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इसका जो इनर्शियल मास है वो कम है, जिसका इनर्शियल मास कम होगा इट इज इजियर टू मूव, ठीक है। और किस तरह का मोशन होगा यहाँ पे, मतलब हम पुश करेंगे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है। बट अगर रोटेशन देखें तो रोटेशन में, ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये है एक, दिस कैन बी ए डिस्क, दिस कैन बी ए स्फीयर, ओके, दिस कैन बी ए सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर रोटेट कराना है, ठीक है, इसको रोटेट कराना है, ठीक है। तो अगर इसको रोटेशन कराने के लिए डिफिकल्टी ज्यादा है, ठीक है, ऑपोजिशन ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। और इट इज, इफ इट इज इजी टू मूव, इजी टू रोटेट, ठीक है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, ओके, इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया मतलब ट्रांसलेशन में जो काम मास करता था, ट्रांसलेशन में जो काम मास करता था, मास ट्रांसलेटरी मोशन को अपोज करता था, यहां पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है,
ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि रिंग और डिस्क अगर देखें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। तो अगर रिंग और डिस्क सेम मास सेम साइज का है तो उस केस में रिंग को मूव करना डिफिकल्ट है, डिस्क को मूव करना इजी होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है। अच्छा, सो नाउ अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या था? I इज इक्वल टू समेशन mi/ri²। ठीक है, वेयर mi इज द पार्टिकल, मतलब अगर पार्टिकल से अलग अलग पार्टिकल रिजिड बॉडी में m1 m2 m3 इनका लोकेशन r1 r2 r3 है, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इफ दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, तो ये हमको इस एक्सप्रेशन से हमको क्या मतलब ऑब्जर्वेशन मिलता है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, I डिपेंड्स ऑन मास। m का वैल्यू कितना है? ठीक है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ri, मतलब कि m कहां पे लोकेटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों अलग अलग है? क्यों? क्योंकि रिंग में सारा मास तो h में है और डिस्क में जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अच्छा, सो इसका मतलब क्या है कि डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास, कौन सा मास कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो डिपेंड्स, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इन सब टर्म्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ। In addition to this, this moment of inertia also depends on location of axis. Axis कहाँ पे है? Axis of rotation कहाँ पे है? ठीक है, axis of rotation इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जो सिलेंडर है, ठीक है, जो घर में हम लोग एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हैं, तो एलपीजी का सिलेंडर अगर इस तरह से रोटेट कर रहे हो तो इट इज मच इजियर टू रोटेट। बट एलपीजी का सिलेंडर अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, और हम इस सिलेंडर को ऐसे अगर मतलब इस एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं वो तो इजी है, बट इस सिलेंडर को अगर ऐसे ऐसे रोटेट करा के जा रहा है, मतलब सिलेंडर ऐसे है, इसको सिलेंडर को ऐसे ऐसे लेके जा रहा है, ठीक है, मतलब दिस इज द सिलेंडर और सिलेंडर को ऐसे रोटेट करना तो काफी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करना इजी है, तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कम होगा, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब these are the terms on which moment of inertia depends. Now what are all the terms in which moment of inertia does not depend? A moment of inertia does not depend on angular velocity, it does not depend on angular acceleration, it does not depend on torque, it does not depend on angular momentum. इन सब terms के ऊपर moment of inertia depend नहीं करता है। moment of inertia does not depend on angular velocity, angular acceleration, tau, torque or angular momentum. Okay, it depends on these factors. Okay, acha, now let us quickly see a few tricks. Actually these tricks are basically based on some real concepts. ठीक है, कोई भी ट्रिक ऐसी कोई हवा का ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, ठीक है, तो इस डिस्क पे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, सपोज कर लीजिए मास है m, रेडियस है r। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस डिस्क का एक क्वार्टर पोर्शन रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्वार्टर पोर्शन रिमूव किया तो क्या हो गया आपके पास अभी जो डिस्क है वो कैसा होगा, ये आपके पास जो रिमूव्ड पोर्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इसका जो मास है अब कितना हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा। इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, m/4। ठीक है, क्योंकि क्वार्टर पार्ट रिमूव किया आपने। ठीक है, तो अगर आपने क्वार्टर पार्ट रिमूव किया है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I/4 होगा। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 3I/4। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I था। ठीक है,
तो ये क्वार्टर पार्ट रिमूव किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3i/4। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ सम मास इज डिटैच्ड। ठीक है, बट डिटैच करते समय आपको देखना पड़ेगा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिमेट्री। ओके, अच्छा, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है बट रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है। ठीक है, इसको अगर क्वार्टर पार्ट रिमूव किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका i/4 हो गया, इसका 3i/4 हो गया। अब ये जो केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब मास को डिटैच कर रहे हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बट वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा बट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे ये जो पोर्शन है, हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालना है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 3i/4, इसका मास कितना है 3m/4। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, ये i/m, ये i/m क्या है, ये जो इनिशियली रेडियस ऑफ गायरेशन इसका था कि नहीं, क्यों, क्योंकि इस केस में i इज इक्वल टू mk², तो k इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ i/m। इसका हमको क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i/m ही मिल रहा है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन इसका और इसका एक ही होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। ओके, नाउ दिस इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l। ठीक है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/12। ठीक है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अबाउट एंड, किसी एक एंड में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3, ml²/3। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड को ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, और जो एक्सिस है वो एक्सिस ये है, मतलब एक्सिस इस तरफ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अगर मैं इस रॉड को बेंड भी करता हूं तो यहां पे जितने भी मास हैं, देखिए यहां पे सपोज ये मास थे, these are different masses, so these masses have some distance from the axis of rotation. Okay, now axis in this case it is like this, तो ये जो मास है डिफरेंट मास है, बेंडिंग इवन इफ द रॉड इज बेंड, तो उस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। करेक्ट, तो अगर मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज नहीं होगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इस एक्सिस पे, अगर आप इस एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अगेन, तो आपको क्या मिलेगा, इस एक्सिस पे निकाल रहा हूं तो इट इज अगेन ml²/12, ml²/12। ठीक है, ये आप चेक करके भी देख सकते हैं, मतलब ये जो रॉड है, अब इस रॉड का जो मास है कितना होगा m/2 इस पोर्शन का, और लेंथ कितना होगा, लेंथ l/2 होगा, तो ये तो उसके एंड पार्ट हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला ml²/3 अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो इस रॉड का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, इस रॉड का सेम ही होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, सो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके इस एंड में इनटू 2 करने से भी आपका रिजल्ट ml²/12 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया जब एक्सिस इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बट एक्सिस अगर ऐसे है, मतलब ये सिचुएशन में रॉड को हमने बेंड किया है। ठीक है, तो ये आपका रॉड है। ठीक है, और जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है। तो इस केस में देखिए रॉड यहाँ पे जब था, यहाँ पे तो डिस्टेंस ये था, अब रॉड को जब बेंड कर दिया तो डिस्टेंस तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे जिस रॉड एक्सिस के पास आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x sin अल्फा। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का मास ले लिया dm। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा x sin अल्फा। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू क्या होगा dm into x sin अल्फा स्क्वायर।
डी आई इज इक्वल टू एम आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका मतलब डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम की जगह पे क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ एम बाय एल इंटू डी एक्स, ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ है डी एक्स है, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम बाई एल साइन स्क्वायर अल्फा 0 टू एल एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, सो एल क्यूब बाई 3 ये कैंसिल हो गया, सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर मतलब यहां पे मैंने ये जो रॉड लिया है इस पोर्शन का मास है m, लेंथ है l, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर कैलकुलेट करें तो उसका सेपरेट लिया मास l, m लेंथ l, ठीक है। इसको चेक करने के लिए देखिए यहां पे अगर मैं सिंगल रॉड लेता हूं, ठीक है, तो सिंगल रॉड अगर लूं तो ये जो m मतलब रॉड का पोजीशन ऐसे है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो अगर अल्फा का वैल्यू मतलब ये रॉड अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दूं तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, अल्फा 90 डिग्री होगा तो ये कितना टर्म हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, मतलब ये जो रॉड है अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये एक्सिस है, तो एंड पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ओके। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके पास 4 ऐसे स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, और ईच ऑफ मास m, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस x डैश, ये जो एक्सिस ड्रॉ किया है इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है, रेडियस, दिस डिस्टेंस इज आल्सो r, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, ठीक है। और ये तो जो एक्सिस है वो तो इन दोनों के डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों स्फीयर के डायमीटर से पास हो रहा है और इन दोनों स्फीयर के एज से पास हो रहा है एक्सिस, ठीक है। तो इसका डायमीटर से अगर पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको आई पहले से दिया हुआ है, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका भी 2/5 है तो इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों निकल गया, इन दोनों का कैसे निकालेंगे, प्लस 2 टाइम्स 2 है ना, एक का निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे अगर h स्क्वायर कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो सेंटर पे हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है r स्क्वायर, r तो एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है। सो दिस इज 4/5 एम आर स्क्वायर प्लस दिस इज 5 to 7, so this is 14/5 mr square, ठीक है। so this is equal to 18/5 mr square, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि I is the moment of inertia about diameter, मतलब I is equal to 2/5 mr square। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 18/5 mr square को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 mr square into 9, करेक्ट। और ये जो क्वांटिटी है I है, तो ये क्वांटिटी I है तो I into 9 कितना हो जाएगा, 9I। तो मतलब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, 9I। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ लेंथ E, ठीक है। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। दिस इज स्क्वायर प्लेट, ओके। नाउ दिस स्क्वायर प्लेट कैन बी assumed to be made up of so many small strips, करेक्ट। तो अगर एक सिंगल स्ट्रिप देखें तो इसके एंड पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसका स्ट्रिप का मास हो गया dm, ये जो लेंथ हो गया a, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये तो रॉड हो गया ना, रॉड ऑफ मास dm लेंथ a, उसके एंड पे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या था, रॉड के लिए फॉर्मूला क्या था, ml²/3 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dm into a²/3, दिस इज इक्वल टू di, ठीक है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हर स्ट्रिप का आएगा अलग से,
उसको अलग से कैलकुलेट करना है, फिर ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो दैट विल बी इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 3। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट।